सभी को नमस्कार। इस वीडियो में हम लेसन 6 को आगे पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट, निवेश को बढ़ावा। निवेश को बढ़ावा देने के लिए एफडीआई नीति में सुधार। भारत ने एफडीआई सीमा बढ़ाकर और बढ़ते निवेश को आकर्षित करने के लिए नियामक बाधाओं को हटाकर बुनियादी ढांचे के विकास और कारोबारी माहौल में सुधार के अलावा वैश्विक निवेशकों के लिए अपने क्षेत्रों को खोलना जारी रखा हुआ है। भारत को अधिक आकर्षक निवेश गंतव्य बनाने के लिए सरकार ने रक्षा, पेंशन, ई कॉमर्स गतिविधियों आदि जैसे सभी क्षेत्रों में कई क्रांतिकारी और परिवर्तनकारी एफडीआई सुधारों को लागू किया है। प्रासंगिक अधिनियमों के प्रावधान के अधीन संबंध पर संस्करण, अवसंरचना सहित कोयला खनन गतिविधियों के लिए कोयले की बिक्री के लिए स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 100% एफडीआई की अनुमति दी गई थी। डिजिटल मीडिया के माध्यम से समाचार और करंट अफेयर को अपलोड स्ट्रीम करने के लिए सरकारी प्रणाली के अंतर्गत 26% एफडीआई की अनुमति दी गई है। मध्यस्थों या बीमा मध्यस्थों में 100% एफडीआई की अनुमति दी गई है। कोविड-19 महामारी के कारण भारतीय कंपनियों के अवसरवादी अधिग्रहण पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने एफडीआई नीति में संशोधन भी किया है, जिसके अनुसार किसी देश की कंपनी जो भारत के साथ एक भू सीमा साझा करती है या जहां भारत में निवेश का लाभकारी स्वामी स्थित है या ऐसे किसी देश का नागरिक है जो वह केवल सरकारी प्रणाली के अंतर्गत ही निवेश कर सकता है। इसके अलावा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारत में किसी कंपनी में किसी मौजूदा या भविष्य के एफडीआई के स्वामित्व के हस्तांतरण की स्थिति में जिसके परिणाम स्वरूप लाभकारी स्वामित्व कथित नीति संशोधन के प्रतिबंध दायरे में आता है। लाभकारी स्वामित्व में इस तरह के बाद के परिवर्तन के लिए भी सरकार की मंजूरी आवश्यक होगी। विदेशी निवेश की स्वीकृति प्रक्रियाओं को सरल बनाने और व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए मई 2017 में पूर्ववर्ती विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड को समाप्त कर दिया गया है और एक नई व्यवस्था लागू की गई है। नई व्यवस्था के तहत एफडीआई अनुमोदन देने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है, जिसमें एफडीआई के लिए आवेदनों के प्रसंस्करण से संबंधित कार्य संबंधित मंत्रालयों विभागों को सौंपे गए तथा प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए डीपीआई आईटी नोडल विभाग है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सुविधा हेतु निवेशकों के लिए भारत सरकार के ऑनलाइन एकल बिंदु इंटरफेस के रूप में एक नया पोर्टल विदेशी निवेश सुविधा पोर्टल लॉन्च किया गया है। पोर्टल उन आवेदनों की एकल खिड़की निकासी की सुविधा प्रदान करता है जो सरकारी अनुमोदन प्रणाली के माध्यम से होते हैं। एफआईएफ पोर्टल को नेशनल सिंगल विंडो के साथ एकीकृत किया गया है। ये कुछ उद्योग है, इनके स्थापना वर्ष है। कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व। इससे अभिप्राय किसी औद्योगिक इकाई का उसके पक्षकारों जैसे संस्थापकों, निवेशकों, ऋणदाताओं, प्रबंधकों, कर्मचारियों, आपूर्तिकर्ताओं, ग्राहकों, वहाँ के स्थानीय समाज एवं पर्यावरण के प्रति नैतिक दायित्व से है। भारत में कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अधीन नियंत्रित किया जाता है। कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व का प्रावधान उन कंपनियों पर लागू होता है जिन कंपनियों का निव्वल मूल्य 500 रुपये करोड़ से अधिक हो या कुल कारोबार 1000 करोड़ से अधिक हो या शुद्ध लाभ 5 करोड़ से अधिक हो। इस अधिनियम के अनुसार कंपनियों को अपने पिछले 3 वर्षों के शुद्ध लाभों के औसत का 2% कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व
गतिविधियों पर खर्च करना पड़ेगा, जैसे शिक्षा का प्रचार, भूख, कुपोषण एवं गरीबी को कम करना, पर्यावरण संरक्षण इत्यादि। कंपनी अधिनियम 2013, इसमें 1956 को प्रतिस्थापित किया है। नया कानून जहाँ कंपनियों को पहले से अधिक जवाबदेह बनाएगा, वही उनके प्रबंधन को भी यह मजबूती प्रदान करेगा। नए कंपनी कानून के जरिए ऐसी प्रणाली विकसित करने की कोशिश की गई है जिससे धोखाधड़ी की घटनाएं होने से पूर्व ही उन पर रोक लगाई जा सके। प्रमुख बिंदु: कंपनियों के लिए अपने 3 वर्षों के औसत लाभ का न्यूनतम 2% कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए खर्च करना अनिवार्य है। प्रत्येक 5 वर्षों के अंतराल के पश्चात ऑडिटर बदलना अनिवार्य है। एक ऑडिटर एक समय में अधिकतम 20 कंपनियों को ही अपनी सेवाएं दे सकता है। किसी प्राइवेट कंपनी के निदेशक मंडल में निदेशकों की अधिकतम संख्या अब 12 के स्थान पर 15 हो सकेगी। निदेशक मंडल में न्यूनतम 1/3 स्वतंत्र निदेशक होना अनिवार्य है। निदेशक मंडल में कम से कम एक महिला सदस्य का होना आवश्यक है। लॉकआउट कारोबार बंद करने की स्थिति में कर्मचारियों को 2 वर्षों का वेतन देना अनिवार्य होगा। कंपनियों को अपने कर्मचारियों को दिए जाने वाले औसत वेतन की जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। सार्वजनिक हित में स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार कंपनियों की जांच का आदेश भी दे सकती है। नेक्स्ट है कंपनी संशोधन अधिनियम 2015 के द्वारा निजी कंपनी एवं सार्वजनिक कंपनी के लिए न्यूनतम भुगतान की गई शेयर पूंजी क्रमशः 1 लाख और 5 लाख की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है। इस संशोधन के द्वारा कंपनी के सामान्य मुहर के प्रत्येक स्थान पर प्रयोग को वैकल्पिक बना दिया गया है। कंपनी अपनी सभी हानियों का समायोजन करने के बाद ही अतिरिक्त बचे लाभों में से लाभांश वितरण की घोषणा कर सकती है। कंपनी संशोधन अधिनियम 2020 2013 के कंपनी अधिनियम के अंतर्गत अपराधों संबंधी उपबंधों का पुनर्विलोकन करने, 2013 के अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकरणों के कार्यकारण में सुधार करने तथा भारत में कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मार्च 2020 में लोकसभा में कंपनी विधेयक 2020 पेश किया गया है। दोनों सदनों से पारित होने और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद 28 सितंबर 2020 को कंपनी अधिनियम 2020 के रूप में इसे अधिसूचित किया गया है। इस संशोधन अधिनियम के अंतर्गत निम्न प्रावधान किए गए हैं। पहला प्रावधान है अपराधों में परिवर्तन। यह एक्ट एक श्रेणी के शेयर होल्डर्स के अधिकारों में बदलाव करने पर लगने वाले जुर्माने को हटाता है। यह उन कंपनियों पर लागू होने वाले 3 साल के कारावास के प्रावधान को हटाता है जो कि कानून का अनुपालन किए बिना अपने शेयर्स की पुनः खरीद करती है। अब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनियों में वार्षिक रिटर्न फाइल न करने पर 5 लाख रुपये की बजाय 2 लाख रुपये का जुर्माना भरना होगा। वन पर्सन कंपनी या छोटी कंपनियों को कुछ अपराधों पर सिर्फ अधिकतम 50% तक जुर्माना भरता है। ध्यातव्य है कि अब यह प्रावधान सभी उत्पादक व स्टार्टअप कंपनियों पर भी लागू होगा। साथ ही एक्ट के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन पर कंपनी तथा डिफॉल्टिंग ऑफिसर पर जुर्माने की राशि को क्रमशः 2 लाख व 1 लाख रुपये निर्धारित किया गया है। निगम सामाजिक दायित्व। यह संशोधित अधिनियम उन कंपनियों को CSR समितियां बनाने से छूट देता है जिनकी CSR देनदारी प्रतिवर्ष अधिकतम 50 लाख रुपये है। इसके अतिरिक्त कंपनियों द्वारा किसी वित्तीय वर्ष में अपनी CSR बाध्यता से अधिक धनराशि खर्च करने पर अगले वित्तीय वर्ष की CSR बाध्यता में
अतिरिक्त व्यय राशि जुड़ जाएगी। राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण की खंडपीठ। यह अधिनियम राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण की खंडपीठों को स्थापित करने का प्रावधान करता है। ये नई दिल्ली या ऐसे किसी अन्य स्थान जैसे अधिसूचित किया जाए उस पर स्थित हो सकती है। विदेशी क्षेत्राधिकारों में प्रत्यक्ष लिस्टिंग। इसमें केंद्र सरकार सार्वजनिक कंपनियों की कुछ श्रेणियों को विदेशी क्षेत्राधिकारों में प्रतिभूतियों की श्रेणियों को सूचीबद्ध करने की अनुमति भी दे सकती है। सूचीबद्ध कंपनियों की परिभाषा से बाहर करना। इसके अंतर्गत केंद्र सरकार भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के परामर्श पर मुख्यतः ऋण प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध करने हेतु कुछ विशेष कंपनियों को सूचीबद्ध कंपनी की परिभाषा से बाहर कर सकती है। नेक्स्ट है गैर कार्यकारी निदेशकों का परिश्रमिक। अपर्याप्त लाभ के मामले में यह एक्ट कार्यकारी के साथ साथ गैर कार्यकारी व स्वतंत्र निदेशकों के पारिश्रमिक के भुगतान के लिए भी प्रावधान करता है। गौरतलब है कि इससे पहले एक वित्तीय वर्ष में कंपनी के अपर्याप्त या कोई लाभ न होने की स्थिति में केवल कार्यकारी निदेशकों के पारिश्रमिक का प्रावधान था। नेक्स्ट है प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002। नई औद्योगिक नीति 1991 के पश्चात से ही उदारीकरण तथा भूमंडलीकरण के दौर में MRTP एक्ट जैसे प्रतिबंधक कानूनों का औचित्य समाप्त हो गया। इस नए आर्थिक वातावरण में भारतीय उद्यमों की क्षमता को बढ़ाने पर बल दिया गया ताकि वे विदेशी उद्योगों एवं बहुराष्ट्रीय कंपनियों से प्रतियोगिता एवं प्रतिस्पर्धा कर सके। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु भारत सरकार द्वारा SVS राघवन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, जिसने मई 2000 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत इस रिपोर्ट में सुझाव दिया गया कि एकाधिकार और प्रतिबंधक व्यवहार अधिनियम 1969 को निरस्त कर दिया जाए ताकि उसके स्थान पर एक नया प्रतिस्पर्धी कानून लाया जाए। इसके लिए सरकार द्वारा संसद में प्रतिस्पर्धा बिल पेश किया गया, जिसे 13 जनवरी 2003 को राष्ट्रपति की सहमति के उपरांत लागू कर दिया गया। इसे प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 कहा जाता है और इसी अधिनियम का उद्देश्य बाजार में मुक्त व न्यायोचित प्रतिस्पर्धा को सुनिश्चित करना है। इसमें निम्नलिखित 3 व्यवस्थाएं की गई है। इसके अंतर्गत प्रतिस्पर्धा विरोधी समझौते पर रोक लगाने की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार कोई भी फर्म या फर्मों का समूह या व्यक्तिगत या व्यक्तियों का समूह वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन, आपूर्ति, वितरण, अधिग्रहण या नियंत्रण के लिए इस प्रकार का कोई समझौता नहीं करेगा जिससे देश में प्रतिस्पर्धा पर प्रभावी प्रतिकूल असर पड़े। इसके अनुसार कोई भी उद्यम अपनी प्रभावी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करेगा। इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति या उद्यम इस प्रकार संगठन नहीं बनाएगा जिसका बाजार प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका हो। प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत 14 अक्टूबर 2003 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना की गई। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का कर्तव्य प्रतिस्पर्धा पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव वाले व्यवहारों को समाप्त करना, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना तथा उसे सतत रूप से बनाए रखना, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और भारतीय बाजारों में व्यापार की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। आयोग से प्रतिस्पर्धी संबंधी मुद्दों पर राय देना, प्रतिस्पर्धा मुद्दों पर जन जागरूकता का सृजन करना और प्रशिक्षण देना भी अपेक्षित है। भारत में औद्योगिक विकास के प्रमुख समस्याएं और बाधाएं। पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान औद्योगिक विकास के लक्ष्यों एवं उपलब्धियों में भारी अंतर, उत्पादन में प्रयुक्त कच्चे माल, आधुनिक मशीनों एवं उन्नत प्रौद्योगिकियों का अभाव,
सार्वजनिक क्षेत्र के कई उद्यमों का निराशाजनक निष्पादन, पूंजी एवं साख सुविधाओं का अभाव, क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि, औद्योगिक रुग्णता की समस्या, ऐतिहासिक एवं विनियामक कारक, विदेशी उद्यमों के साथ प्रतिस्पर्धा, आर्थिक शक्तियों का केंद्रीकरण और उद्यमशीलता का अभाव। जीएसटी का कार्यान्वयन और उद्योगों पर इसका प्रभाव। जीएसटी के कार्यान्वयन से कर बाधाओं को दूर करके देश में एक साझे बाजार का निर्माण हो सकेगा। जीएसटी के कार्यान्वयन से करों का प्रपाती प्रभाव समाप्त होगा, जिससे विनिर्माण वस्तुओं की उत्पादन लागत कम होगी और जटिल कर व्यवस्था से संबंधित लेन देन की लागतें कम होकर कारोबार करने में आसानी होगी। जीएसटी के कार्यान्वयन से यह भी अपेक्षा है कि असंगठित क्षेत्र के उद्योग भी इसमें कवर हो सकेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर उद्यमिता जागरूकता अभियान। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने 115 आकांक्षी जिलों में राष्ट्र स्तरीय उद्यमशीलता जागरूकता अभियान उद्यम अभिलाषा की शुरुआत की है। इस अभियान का उद्देश्य नीति आयोग द्वारा चिन्हित 115 आकांक्षी जिलों में उद्यमिता को प्रोत्साहन प्रदान करना है। इस अभियान के अंतर्गत इच्छुक युवाओं को उद्यमिता के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 800 से अधिक प्रशिक्षकों को तैयार किया जाएगा एवं इसके अंतर्गत लगभग 15,000 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इस अभियान के कार्यान्वयन हेतु SIDBI ने कॉमर्स सर्विस सेंटर्स तथा ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड से साझेदारी की है। इस अभियान के क्रियान्वयन हेतु गठित ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा स्थापित एक स्पेशल परपेज व्हीकल है। प्रमुख उद्देश्य आकांक्षी जिलों के ग्रामीण युवाओं को उद्यमी बनने हेतु प्रोत्साहित करना, ताकि वे अपना उद्यम स्थापित कर सके। देश भर में डिजिटल माध्यम के द्वारा प्रशिक्षण प्रदान करना, महिला उद्यमिता को प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु आकांक्षी जिलों की महत्वाकांक्षी महिला उद्यमियों पर फोकस करना, प्रतिभागियों को बैंकों से अपने स्वयं के उद्यम स्थापित करने के लिए बैंक पात्रता और ऋण सुविधा का लाभ उठाने में सहायता करना। कॉमर्स सर्विसेज सेंटर के सहयोग से ग्राम स्तर के उद्यमियों के लिए व्यावसायिक अवसर उत्पन्न करना। नेक्स्ट है बौद्धिक संपदा अधिकार। इसमें वैज्ञानिक, औद्योगिक, साहित्य एवं कला क्षेत्र में नवाचार और खोज के लिए मिलने वाले कानून अधिकार है। दूसरे शब्दों में व्यक्तियों को उनके बौद्धिक सृजन के परिप्रेक्ष्य में प्रदान किए जाने वाले अधिकारी बौद्धिक संपदा अधिकार कहलाते हैं। इसके अंतर्गत दिमाग की कोई रचना, आविष्कार, साहित्यिक एवं कलात्मक कार्य और वाणिज्यिक उपयोग हेतु चिन्हों, नाम व चित्रों का प्रयोग होता है। बौद्धिक संपदा को दो भागों में विभाजित किया जाता है। औद्योगिक संपदा के इसके अंतर्गत नए आविष्कारों के लिए पेटेंट प्रदान करने, ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिजाइन और भौगोलिक संकेतकों को शामिल किया जाता है। कॉपीराइट एवं इससे संबंधित अधिकार, इसके अंतर्गत साहित्यिक एवं रचनात्मक कार्यों जैसे उपन्यास, कविता, नाटक, फिल्मों, संगीत, चित्र, तस्वीरें, मूर्तियाँ इत्यादि को शामिल किया जाता है। बौद्धिक संपदा के अधिकार उनके घटक, इसमें कॉपीराइट है, पेटेंट्स है, भौगोलिक संकेतक है और औद्योगिक डिजाइन, ट्रेडमार्क। इसमें पेटेंट है जब किसी व्यक्ति द्वारा कोई नया आविष्कार किया जाता है, तब उस आविष्कारकर्ता को उस महान कार्य के लिए दिया जाने वाला अन्य अधिकार पेटेंट कहलाता है। पेटेंट नए आविष्कारों के संदर्भ में एक विशेष अधिकार है जो किसी नए उत्पाद के निर्माण या किसी उत्पाद के निर्माण में प्रयुक्त की जाने वाली प्रक्रिया या
तकनीकी के संदर्भ में प्रदान किया जाता है। किसी नए आविष्कार, वस्तु या उत्पादन की प्रक्रिया को एक बार पेटेंट अधिकार मिलने पर इसकी अवधि पेटेंट दर्ज की तिथि से 20 वर्षों तक के लिए होती है। भारत में स्वतंत्रता के बाद 1970 में पेटेंट अधिनियम बना और इसे 1972 से लागू किया गया। इस अधिनियम को 2005 में संशोधित किया गया तथा दवाओं पर भी पेटेंट देना शुरू कर दिया गया। नेक्स्ट है कॉपीराइट। कॉपीराइट अधिकार के तहत किताबें, चित्रकला, मूर्तिकला, सिनेमा, संगीत, कंप्यूटर प्रोग्राम, डाटाबेस, विज्ञान मानचित्र और तकनीकी चित्रांकन को सम्मिलित किया जाता है। कॉपीराइट कानून लेखकों, कलाकारों, अन्य निर्माताओं को उनके साहित्यिक और कलात्मक कार्यों एवं कृतियों के संदर्भ में सुरक्षा प्रदान करता है। कॉपीराइट के तहत मुख्यतः 2 प्रकार के अधिकार दिए जाते हैं। आर्थिक अधिकार, इसके तहत व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति द्वारा उसकी कृति का उपयोग करने के बदले वित्तीय पारितोषिक दिया जाता है। और दूसरा है नैतिक अधिकार, इसके तहत लेखक या रचनाकार के गैर आर्थिक हितों का संरक्षण किया जाता है। कॉपीलेफ्ट, इसके अंतर्गत कृतित्व की पुनः रचना करने, उसे अपनाने या वितरित करने की अनुमति दी जाती है तथा इस कार्य के लिए रचनाकार लेखक द्वारा लाइसेंस दिया जाता है। नेक्स्ट है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क एक ऐसा चिन्ह है जिससे किसी एक उद्यम की वस्तु और सेवाओं को दूसरे उद्यम की वस्तुओं और सेवाओं से पृथक किया जा सके। ट्रेडमार्क एक शब्द या दूसरे या शब्दों के समूह, अक्षरों या संख्याओं के समूह के रूप में हो सकता है। यह चित्र चिन्ह, त्रिविमीय चिन्ह, अदृश्य चिन्ह जैसे संगीतमय ध्वनि, सुगंध या विशिष्ट प्रकार के रंग के रूप में हो सकता है। ट्रेडमार्क के द्वारा उपभोक्ता किसी वस्तु या सेवा को आसानी से पहचान सकते हैं एवं दूसरी वस्तु एवं सेवाओं के साथ आसानी से तुलना भी कर सकते हैं। औद्योगिक डिज़ाइन। भारत में डिज़ाइन अधिनियम 2002 के अनुसार डिज़ाइन से अभिप्राय है आकार, अनुक्रमण, विन्यास, प्रारूप, अलंकरण, रेखाओं, वर्णों का संगठन जिसे किसी ऐसी वस्तु पर प्रयुक्त किया जाए जो या तो द्विमीय रूप में या त्रिविमीय रूप में अथवा दोनों में हो। औद्योगिक डिज़ाइन बहुत सारे औद्योगिक उत्पादों एवं हस्तशिल्प उत्पादों पर निर्मित किए जाते हैं जैसे घड़ियाँ, आभूषण इत्यादि। भौतिक संकेतक। भौतिक संकेतक का आशय उत्पादों पर प्रयुक्त ऐसे चिन्हों से हैं जो उत्पादों का विशिष्ट भौगोलिक मूल स्थान तथा उस मूल स्थान से संबंध होने के कारण उत्पाद की विशिष्ट विशेषताओं, गुणवत्ता को प्रदर्शित करते हैं, जैसे तिरुपति का लड्डू, कश्मीरी पश्मीना आदि। भौगोलिक संकेतक में कृषि उत्पादों के साथ साथ मानवीय कौशल द्वारा निर्मित उत्पाद भी शामिल होते हैं। किसी वस्तु में कुछ विशिष्ट गुण वहाँ के उत्पादकों के विनिर्माण कौशल, प्रक्रिया या परंपराओं के कारण होते हैं। जैसे बनारसी साड़ी किसी वस्तु का मूल स्थान कोई गांव, कस्बा, शहर, क्षेत्र, राज्य या देश भी हो सकता है। जैसे स्विट्जरलैंड में निर्मित घड़ियाँ पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट है ट्रेड सीक्रेट्स। किसी कंपनी या कारोबार के लिए अति महत्वपूर्ण और सार्वजनिक न की जा सकने वाली सूचना ट्रेड सीक्रेट कहलाती है। व्यापक तौर पर ट्रेड सीक्रेट में विक्रय विधियाँ, वितरण विधियाँ, उपभोक्ताओं से संबंधित सूचनाएं, प्रचार रणनीति, ग्राहकों एवं आपूर्तिकर्ताओं की सूचियाँ तथा विनिर्माण प्रक्रिया शामिल होती है। ऐसी सूचनाओं को कंपनी या कारोबार के अधीन कुछ महत्वपूर्ण लोगों को छोड़कर अन्य सभी से गुप्त रखा जाता है एवं ट्रेड सीक्रेट से संबंधित सूचनाओं को लीक करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई का भी प्रावधान होता है।
बौद्धिक संपदा अधिकार नीति 2016। 12 मई 2016 को भारत सरकार ने पहली बार बौद्धिक संपदा हेतु भविष्य का खाका तैयार करने के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति को अंगीकार किया है। इसका उद्देश्य भारतीय बौद्धिक संपदा क्षेत्र में सुधार करना, जिससे देश रचनात्मक भारत, अभिनव भारत की दिशा में अग्रसर हो सके। इस नीति के जरिए सरकार द्वारा अनुसंधान एवं विकास संगठनों, शिक्षा संस्थानों तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रमों, स्टार्टअप और अन्य हितधारकों को मजबूती प्रदान की जाएगी ताकि वे अभिनव तथा रचनात्मक वातावरण का निर्माण कर सके। इस नीति का उद्देश्य बौद्धिक संपदा अधिकार जागरूकता बढ़ाना, बौद्धिक संपदा अधिकार के सृजन को प्रेरित करना, कड़े और प्रभावकारी बौद्धिक संपदा कानून बनाना, सेवा अभिमुखी बौद्धिक संपदा अधिकार प्रशासन का आधुनिकीकरण तथा सुदृढ़ीकरण एवं व्यवसायीकरण के जरिए आईपीआर के लिए मूल्य प्राप्त करना, आईपीआर उल्लंघनों से लड़ने के लिए प्रवर्तन एवं अधिनिर्णय तंत्र का सुदृढ़ीकरण तथा आईपीआर में शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुसंधान तथा कौशल निर्माण के लिए मानव संसाधनों, संस्थाओं एवं क्षमताओं का सुदृढ़ीकरण का विस्तार करना है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, इसमें बौद्धिक संपदा सेवाओं जैसे बौद्धिक संपदा के संदर्भ में नीति निर्माण, सूचनाओं के आदान प्रदान और सहयोग के लिए एक वैश्विक मंच है। यह संगठन विश्व में बौद्धिक संपदा संरक्षण के लिए कार्य करता है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना 1967 में हुई। इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है और वर्तमान में 193 देश इस संगठन के सदस्य हैं। यह संगठन संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसियों में से एक है और भारत भी इस संगठन का सदस्य है। चौथी औद्योगिक क्रांति का केंद्र। अक्टूबर 2018 में मुंबई में विश्व आर्थिक मंच द्वारा चौथी औद्योगिक क्रांति के केंद्र की शुरुआत की गई। चौथी औद्योगिक क्रांति में मानव जीवन के वर्तमान और भविष्य को बदलने की अपार क्षमताएं मौजूद है। सैन फ्रांसिस्को, टोक्यो और बीजिंग के बाद भारत दुनिया में इसका चौथा केंद्र है, जिसकी शुरुआत होने से भविष्य में अपार संभावनाओं के द्वार खुलेंगे। नेक्स्ट प्रमुख बिंदु कृत्रिम बौद्धिकता, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन और बिग डाटा जैसे उभरते क्षेत्र भारत को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं तथा नागरिकों के जीवन को बेहतर बना सकते हैं। यह भारत के लिए न सिर्फ एक औद्योगिक परिवर्तन है बल्कि सामाजिक परिवर्तन भी है। उद्योग 4.0 में भारत में अपरिवर्तनीय रचनात्मक बदलाव लाने की क्षमता है, जिससे भारत में व्यापार में आवश्यक तेजी आएगी और कामकाज बेहतर बनाने में सहायता भी मिलेगी। डिजिटल इंडिया अभियान ने डेटा को भारत के गांव तक पहुंचाया है। निकट भविष्य में संचार सघनता, इंटरनेट कवरेज और मोबाइल इंटरनेट सुविधा लेने वालों की संख्या बढ़ने की संभावना भी है। दूरसंचार के क्षेत्र में 93% की वृद्धि हुई है और लगभग 50 करोड़ भारतीयों के पास अब स्मार्टफोन है। विश्व में सबसे अधिक मोबाइल डेटा खपत भारत में होती है और भारत ही एक ऐसा देश है जहां डेटा बेहद कम कीमतों पर उपलब्ध है। इस संदर्भ में भारत की डिजिटल अवसंरचना और आधार यूपीआई, ई नाम तथा जीएम सहित इसके इंटरफेस की प्रमुख भूमिका रही है। ऑप्टिकल फाइबर के साथ सभी 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ने का काम जल्द ही पूरा हो जाएगा। वर्ष 2014 में केवल
59 ग्राम पंचायतें ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ी हुई थी, जबकि वर्तमान में यह संख्या लगभग 1.5 लाख से भी अधिक है। कृत्रिम बौद्धिकता में अनुसंधान के लिए कुछ महीने पूर्व एवं मजबूत अवसंरचना बनाने के लिए राष्ट्रीय रणनीति तैयार की गई। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के नए केंद्र से इस प्रक्रिया को बल मिलेगा। उद्योग 4.0 और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विस्तार से स्वास्थ्य क्षेत्र में बेहतर सुधार होगा और स्वास्थ्य पर होने वाला खर्च कम होगा। इससे किसानों को मदद मिलेगी और यह कृषि क्षेत्र के लिए काफ़ी सहायक होगा। यातायात और स्मार्ट मोबिलिटी जैसे क्षेत्रों में यह अहम भूमिका निभा सकता है। स्किल इंडिया मिशन, स्टार्टअप इंडिया, अटल नवाचार अभियान जैसी सरकार की पहले युवाओं को नई और उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए तैयार कर रही है। पहली औद्योगिक क्रांति जल व माप की शक्ति से हुई थी। दूसरी औद्योगिक क्रांति में विद्युत ऊर्जा से अत्यधिक उत्पादन किया गया और तीसरी औद्योगिक क्रांति में इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया। चौथी औद्योगिक क्रांति मुख्यतः इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बाधा रहित इंटरनेट कनेक्टिविटी, तीव्र गति वाले संचार तकनीकियों और 3D प्रिंटिंग जैसे अनुप्रयोगों पर आधारित है, जिसके अंतर्गत अधिक डिजिटलीकरण तथा उत्पादों वैल्यू चेन व्यापार मॉडल को एक दूसरे से अधिक जोड़ने की परिकल्पना की गई है। औद्योगिक क्षेत्र के विकास से संबंधित कार्यक्रम एवं योजनाएं। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को भारत सरकार ने भारत के निर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत की है और इस कार्यक्रम को उद्देश्य भारत को एक निवेश स्थल के रूप में प्रदर्शित करना है। मुख्य बिंदु, इस कार्यक्रम के तहत भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा निवेश भारत नामक आधिकारिक संवर्धन तथा सुविधा सेवा एजेंसी का प्रवर्तन किया गया है। निवेश भारत के माध्यम से विदेशी निवेशकों को नियामक और नीति संबंधी मुद्दों के सभी पहलुओं के बारे में जानकारी दी जाएगी और नियामक संबंधी मंजूरी प्राप्त करने में भी सहायता प्राप्त की जाएगी। मेक इन इंडिया पहल 4 स्तंभों पर आधारित है, जिन्हें भारत में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए चिन्हित किया गया है। नई प्रक्रिया, इसका उद्देश्य है कि किसी कारोबार तथा व्यवसाय के संपूर्ण जीवन चक्र के लिए उद्योग को लाइसेंस मुक्त एवं विनियमन मुक्त किया जाए। नई अवसंरचना, इसका उद्देश्य आधुनिक हाई स्पीड संचार और एकीकृत लॉजिस्टिक्स व्यवस्था के आधुनिकतम प्रौद्योगिकी पर आधारित इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने के लिए औद्योगिक कॉरिडोर तथा स्मार्ट सिटीज विकसित करना है। नए क्षेत्र, मेक इन इंडिया के तहत विनिर्माण अवसंरचना और सेवा कार्यकलापों में 25 क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं। रक्षा उत्पादन, निर्माण और रेलवे अवसंरचना क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दे दी गई है। नया दृष्टिकोण में उद्योगों द्वारा सरकार को विनियामक की भूमिका में देखने की आदत है और सरकार इसमें आमूलचूल बदलाव लाएगी। सरकार देश के आर्थिक विकास में उद्योगों के साथ साझेदारी करेगी, न कि विनियामक की भूमिका में होगी। मेक इन इंडिया पहल के तहत विदेशी निवेशकों के साथ साथ उन चुनिंदा घरेलू कंपनियों पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा जो नवाचार और नई तकनीक के मामले में अग्रणी हैं। इसके तहत पर्यावरण अनुकूल एवं उन्नत निर्माण को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। साथ ही इन कंपनियों को वैश्विक वैल्यू चेन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाने में भी मदद दी जाएगी। नेक्स्ट है, सरकार का उद्देश्य विनिर्माण क्षेत्र में मध्य अवधि की तुलना में 12 से 14% वृद्धि दर प्रति वर्ष, देश के सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण की हिस्सेदारी 16 से 25% तक बढ़ाने और मुख्य रूप से अकेले विनिर्माण क्षेत्र में भी 2022 तक 100 मिलियन अतिरिक्त नौकरियां सृजित करना है। सरकार ने ऐसे 25 महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान की है
जिनमें देश विश्व स्तर पर अग्रणी बन सकता है। इनमें निम्नलिखित क्षेत्रों को शामिल किया गया है। ये तरह तरह के ये कुल 25 क्षेत्र हैं, इनको शामिल किया गया है। सरकार ने MSME क्षेत्र में विनिर्माण क्षेत्र से संबंधित प्रौद्योगिकी विकास को गति प्रदान करने के लिए एक प्रौद्योगिकी अधिग्रहण एवं विकास कोष का भी शुभारंभ किया है। इस योजना में पेटेंट पूल के जरिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के जरिए प्रत्यक्ष सहायता दी जाएगी और प्रदूषण रोकने तथा ऊर्जा की खपत कम करने के लिए उत्पादन में काम आने वाले उपकरणों में सुधार लाया जाएगा। यह कोष एक स्वशासित पेटेंट पूल और लाइसेंस देने वाले प्राधिकरण के रूप में भी कार्य करेगा। यह पेटेंट धारकों से बौद्धिक संपदा अधिकार खरीदेगा। मेक इन इंडिया पहल का उद्देश्य नए आविष्कार और नई प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अग्रणी घरेलू कंपनियों की पहचान कर उन्हें विश्व में सर्वोत्तम बनाना है। इसमें हरित एवं अत्याधुनिक निर्माण को बढ़ावा देने और कंपनियों को वैश्विक मूल्य श्रृंखला में भाग लेने में मदद करने पर मुख्य रूप से ध्यान दिया जाएगा। रक्षा क्षेत्र में विदेशों पर निर्भरता कम करने और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से रक्षा क्षेत्र में भी मेक इन इंडिया पहल को शामिल किया गया है। रक्षा क्षेत्र में FDI नीति को उदार बनाया गया है। वर्तमान में FDI व्यवस्था के अंतर्गत स्वचालित मार्ग से एक कंपनी को 74% भागीदारी की अनुमति है। अब 74% से अधिक की भागीदारी की अनुमति सरकारी अनुमोदन के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। रक्षा क्षेत्र हेतु सरकार ने लाइसेंस नीति को उदार बनाया है और इसके कुछ प्रमुख घटकों यथा कच्चा माल, परीक्षण उपकरण, उत्पादन मशीनरी, कोस्टिंग तथा फोर्जिंग आदि को लाइसेंस के दायरे से बाहर रखा है। अगले 7-8 वर्षों में मेक इन इंडिया की वर्तमान नीति के तहत सैन्य बलों के आधुनिकीकरण के लिए 130 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया जाएगा। रेल बुनियादी ढांचा परियोजना में निर्माण, संचालन और रखरखाव में स्वचालित मार्ग के तहत 100% FDI की अनुमति दी गई है। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है? व्यवसाय करने की सुगमता, सरल लाइसेंसिंग एवं नियमन प्रणाली, सूचना संचार प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग, सोच में बदलाव, सुगमकर्ता एवं उत्प्रेरक के रूप में सरकार की भूमिका, परमिट जारी करने वाले प्राधिकारी को अग्रसक्रिय साझेदार के रूप में परिवर्तित करना, FDI के लिए रक्षा, विनिर्माण एवं रेलवे जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को खोलना और मेक इन इंडिया के तहत बनने वाली नई आधारभूत संरचनाएं, औद्योगिक गलियारा, औद्योगिक क्लस्टर्स, स्मार्ट शहर, हाई स्पीड रेल एवं मेट्रो रेल, पानी एवं गैस ग्रिड्स।